वेलकम टू मोटी चोटी हेयर ग्रोथ चैलेंज। आप इस मोटी चोटी हेयर ग्रोथ चैलेंज को इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरा डॉक्टर मदिया भाईनी का बार बार दिल करता है कि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी और वीडियोस भी लेकर आऊं। अब आप मेरा अपना पर्सनल प्री और पोस्ट रिजल्ट तो देख चुके हैं कि ये पहले चोटी कैसी थी और अब चोटी कैसी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अपना नहीं बल्कि अपनी एक सब्सक्राइबर, बल्कि कहना चाहिए मेरी इस चैनल की मेंबर का मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। आप उनके पहले के बाल देख सकते हैं कि बाल की चोटी कितनी पतली है, और फिर आप उनके आफ्टर रिजल्ट्स देख सकते हैं कि चोटी कितनी मोटी हुई है। अब इन्होंने कौन सी रेमेडी इस्तेमाल की है? इन्होंने इस्तेमाल की हमारी सीक्रेट रेमेडी, जो कि हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है। अगर आपने आज तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज कंसिडर मेंबरशिप ज्वाइन करने का, क्योंकि उस मेंबरशिप में हम अपने मेंबर्स के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टार स्क्वाड, जिसके लिए हम बहुत सारी सीक्रेट रेमेडीज लेके आते हैं, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में हम कुछ ऐसी रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं जो कि हम सब मिलकर हमारे मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं और उनको इतने प्यारे इफेक्ट हुए हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अब चल के बताती हूँ कि आप भी अपनी चोटी को किस तरीके से मोटा कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस मोटी चोटी के लिए हमें दो चीजें बनानी है, एक बनाएंगे टोनर और एक बनाएंगे हेयर ऑयल। पहले टोनर को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे रोजमेरी की लीव्स। देखिए, रोजमेरी की लीव्स आप ड्राइड भी ले सकते हैं इस तरीके से, या फ्रेश भी ले सकते हैं। दोनों की पोटेंसी तकरीबन सेम ही होती है। अगर आप बालों की लंबाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, बालों के झड़ने को रोकने की बात करें या कम करने की बात करें, तो जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो आती है हमारी रोजमेरी की लीव्स। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, इसमें काफी स्टडीज भी हो चुकी हैं। तो एक दफा अपने बालों में ट्रांसप्लांट कराने से पहले थोड़ा टाइम दीजिए, 2 महीना 3 महीना दीजिए, और सिर्फ आप रोजमेरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए बाकायदगी से। होपफुली ये जरूर काम करेगा ही करेगा। अगर फ्रेश रोजमेरी की लीव्स लेते हैं तो उसको पहले वॉश कर लीजिए। अगर ड्राइड रोजमेरी की लीव्स ले रहे हैं तो उसको धोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश रोजमेरी की लीव्स ले रहे हैं तो 2 से 3 डंडी इस तरीके से ले लेनी है, और अगर ड्राइड ले रहे हैं तो तकरीबन 3 चम्मच के करीब भर भर कर ले लेनी है। अगर आप हमेशा ड्राइड इंग्रेडिएंट लेते हैं तो वो ज्यादा लिया जाता है, और जो फ्रेश इंग्रेडिएंट होता है वो हमेशा उससे थोड़ा सा कम लिया जाता है। अब रेगुलर सा टोनर के लिए जो पैन हम लेते हैं, हमें वो ले लेना है, और अब इसमें ऐड करूंगी अपने रोजमेरी की लीव्स। इन रोजमेरी की लीव्स को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। अब यहाँ पे मैंने 3 डंठल के करीब रोजमेरी की लीव्स लिए थे। अगर आप फ्रेश ले रही हैं तो 3 से 4 काफी हो जाएंगे। अगर ड्राइड है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होगा। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 से 3 कप के करीब पानी। मेरे पास यहाँ पे ग्लास बड़े थे, कप बड़े थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 भर भर कर ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज से कप है तो आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट ये लीव्स जितने होने चाहिए और उससे पानी उसका डबल होना चाहिए। अब बालों को मोटा बनाने के लिए और घना बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे इसमें नीम के पत्ते यानी नीम लीव्स। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइड है मेरी तरह तो ड्राइड भी वही काम करेगा जो फ्रेश करने वाला है। ये जो नीम के पत्ते होते हैं ये आपके स्कैल्प में से डैंड्रफ को हटाता है। जब डैंड्रफ एक दफा हट जाता है, इन्फेक्शन हट जाता है, तो उससे फायदा ये होता है कि जो नए बाल आ रहे होते हैं वो टूटते नहीं है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब बाल आपके लंबे हो जाएंगे, सब एक लेंथ में आ जाएंगे, तो बाल खुद ही मोटे महसूस होंगे, आपकी चोटी और मोटी महसूस होगी। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियां ले ली है, और अब मैं स्पॉट को ऐसे ढक के रख दूंगी सारे इंग्रेडिएंट के साथ एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो उसको ऊपर भी रख सकते हैं, जितना ऊपर रखेंगे ये ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको इस तरीके से ढक के रख दिया था, और फिर आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन किस तरीके से हो गई है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको चूल्हे पे पकाऊंगी। रीजन यह है कि इसमें मुझे और भी इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जो कि आपके बालों को और मोटा करेंगे, थिकर लुकिंग बनाएंगे, बालों का झड़ना को भी कम कर देंगे। अब जब आप इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे, फिर आप इसमें ऐड करेंगे अपने अगले इंग्रेडिएंट। पहला होने वाला है जिसमें से कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स, या जिसको ब्लैक अनियन सीड्स भी कहते हैं। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। ब्लैक अनियन सीड्स या जो नाइजेला सीड्स होते हैं ये आपके बालों को मोटा करने में बहुत मदद करते हैं। आपको अंदाजन से 1 चम्मच के करीब इसमें ब्लैक सीड्स यानी ये कलौंजी ले लेनी है, इसको ऐड कर लेना है। और जितनी इसमें कलौंजी डाली थी उतनी इसमें भी मेथी दाना भी डालेंगे। मेथी दाने को फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को चूल्हे पे रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये सारा टोनर जो है ना वो अपने अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर ले। जितने भी पोटेंट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं, चाहे रोजमेरी हो, नीम के पत्ते हो, फेनुग्रीक हो या कलौंजी हो, सारी चीजें अपने इस पानी में अच्छे तरीके से रिलीज कर देंगे। ये पानी हमें बहुत काम आने वाला है।
15 से 20 मिनट के बाद जब ये बन जाएगा तो उसकी पहचान ये है कि इसका कलर इस तरीके से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी इंग्रेडिएंट आपने इसमें डाले हैं वो इसका थोड़ा सा गोल्डनिश कलर बना देते हैं। अब इसे हम गरम गरम ही छान लेंगे। अगर आप लोगों को टोनर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट बने तो आपको इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आपने इंग्रेडिएंट कौन से डाले हैं। अगर तो आप इसमें फ्रेश रोजमेरी की लीव्स डाल रही हैं तो कलर कुछ इस तरीके से बनेगा और वो भी बाद में चेंज हो जाएगा, मैं आपको आगे शो करूंगी। लेकिन अगर आप रोजमेरी की लीव्स ड्राइड वाले यूज कर रही हैं तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि अभी गर्म है तो ये किस तरीके से गोल्डनिश शेड में आ रहा है, गोल्डनिश येलो शेड में ये टोनर है। लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से डार्क शेड में कलर हो जाएगा। अब जब ये पूरा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उसका कलर कुछ इस तरीके से डार्क हो जाएगा। यही कलर हमें चाहिए। अगर आपका कलर इससे थोड़ा सा चेंज भी बनता है तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। हमेशा इसको स्प्रे बॉटल में डाल के रखें ताकि लगाने में आपको बहुत आसानी हो। इस हेयर ऑयल के लिए सबसे पहले हमें एक प्याज चाहिए। इस प्याज को लेकर आप पहले पील कर लेंगे यानी छील लेंगे। प्याज इतना बड़ा होगा तो एक ही चाहिए, अगर छोटे होंगे तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसे अब हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ये हमारे ऑयल में अच्छे तरीके से चले जाए। अब इस प्याज को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट होता है उसे हमेशा वॉश करके ही यूज करना चाहिए। आप चाहे तो उसको थोड़ी देर पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त वॉश कर रही हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इसे किसी पेपर टॉवल में अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। कोई भी गीला इंग्रेडिएंट डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना चाहिए, उससे ऑयल भी खराब हो जाता है। इसके लिए इसको हमेशा किसी भी पेपर टॉवल या कपड़े से इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी कलर की प्याज ले सकते हैं। अगर आपके पास रेड यानी जो शैले अनियन होते हैं छोटे वाले वो मौजूद है तो वो भी ले सकते हैं। टोटल क्वांटिटी इस प्याज की इतनी होनी चाहिए। अगर एक बड़ी प्याज है तो आपको एक ही काफी हो जाएगी। दूसरी जगह पे मैं थोड़े से फ्रेश कड़ी पत्ते यानी करी लीव्स ले रही हूँ। अब मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि उनके पास फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं है। ऑल्दो ये आसानी से आपको मुफ्त में भी किसी भी जगह से मिल जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आप चाहे तो ड्राइड करी लीव्स भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेश करी लीव्स ले रहे हैं तो पहले उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से डंठल से निकाल लीजिएगा और उसको वॉश करना लाजमी है। वॉश के बगैर आप इसे यूज नहीं करेंगे वरना इसकी सारी इंप्योरिटीज और गंदगी आपके बालों में जाएगी, जिससे आपके स्कैल्प पे बिल्डअप बढ़ जाएगा और आपका हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी ज्यादा हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद ही हम इसे यूज करेंगे। अब क्योंकि ये भी फ्रेश आइटम है इसके लिए हमेशा इसे पहले ड्राई करना जरूरी है, जैसे कि हमने प्याज को ड्राई किया था। अब जो तीसरी चीज इसमें चाहिए, हमें चाहिए होगा थोड़ा सा एलोवेरा। अगर प्लांट वाला यानी जो पौधे वाला एलोवेरा घर में मौजूद होता है वो है तो आपको इतना ही चाहिए होगा। कि छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे काट लिया है। एलोवेरा को हमेशा पहले साइड से इस तरीके से कट कर लिया कीजिए ताकि इसके जो नुकीले पार्ट है वो निकल जाए और फिर आप इसको हमेशा थोड़ी देर पानी में खड़ा रखा कीजिए ताकि इसका सारा येलो पार्ट निकल जाए। जब ये हो जाए तब आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। काफी लोगों को एलोवेरा से एलर्जी हो जाती है, स्पेशली जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है। रीजन बीइंग कि उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी सफाई करने नहीं आती। अब क्या करेंगे, इसे हम पहले अच्छे तरीके से बीच से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 पीसेस ही चाहिए होंगे और फिर इसे मैं वॉश कर लूंगी। वॉश आप हमेशा इसे खुले पानी में करेंगे और कोशिश करके ठंडे पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जब ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी ठंडे पानी में यानी जो फ्रेश पानी होगा उसमें हम छोड़ देंगे। अब बारी आती है इसको बनाने की। आपको एक अदद पैन ले लेना है। पैन कोशिश कर ऐसा लीजिएगा जो कि स्टील का हो और उसका बेस मोटा हो ताकि ऑयल नीचे चिपके नहीं। अब इसमें मैंने डाल दी है वो जो प्याज मैंने काट के रखे थे और वॉश करके रखे थे। प्याज के साथ साथ जो अगला इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी वो मेरा होने वाला है कड़ी पत्ते। ये भी हमने वॉश करके पहले रखे थे। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से ऐड कर लेंगे और फिर इसी में ऐड कर दूंगी थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी बहुत ही फायदेमंद होती है। कहा यह जाता है कि कलौंजी में हर चीज का इलाज है एक्सेप्ट मौत के। तो इसके लिए आप बस इसको कोशिश करें इस्तेमाल करने की अपने डाइट में, अपनी एप्लीकेशंस में, और फिर इसका फर्क देखिएगा। तकरीबन थोड़ी सी हमने यहाँ पे कलौंजी अंदाजन ऐड कर दी है और कलौंजी के बाद में इसमें डालूंगी अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि मेरा होने वाला है मेथी दाने। जहाँ जहाँ कलौंजी इस्तेमाल होती है स्पेशली बालों के लिए वहां पे आपने नोट किया होगा कि मेथी दाना भी जरूर इस्तेमाल होता है। तकरीबन आधी कटोरी की जितना मैंने कलौंजी ले ली थी अंदाजन यहाँ पे उतना ही मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना लिया है। आपको भी उतना ही लेना है जितना आप कलौंजी का रेशो रख रही हैं। दोनों का रेशो अगर 1:1 होता है तो ये आपका हेयर ऑयल और ज्यादा पोटेंट बनता है। अब डाल रही हूँ इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है सूखा आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है, जो कि फ्रेश आंवले का बहुत जल्द सीजन आने भी वाला है,
तब फ्रेश आंवला भी इसमें अच्छे से वॉश कर सुखाकर कट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइड आंवला डाले हैं। ड्राइड आंवला आसानी से मिल जाते हैं और हर मौसम में अवेलेबल भी होते हैं। तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे ड्राइड आंवला डाल दिए थे। अगर आपके पास आंवले का पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि जब भी आप उसको छानेंगे तब उसको मलमल के कपड़े से छानेंगे, ना कि सादी छन्नी से। अब इसमें डालने जा रही हूँ जो एलोवेरा कट करके हमने रखे थे, उसको आप चाहे तो ग्रीन पार्ट के साथ भी डाल सकते हैं या चाहे तो ग्रीन पार्ट हटा के भी डाल सकते हैं। मैं इसको ग्रीन पार्ट के साथ ही डाल रही हूँ क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है मैंने अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है और इसमें जो पोटेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमें इसमें बरकरार चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इसमें एलोवेरा को कट करके डाल दिया है। अगर आप पूरा पूरा एलोवेरा डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से इन्फ्यूज हो जाएगा। अब बारी आती है इसमें बेस ऑयल की। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला है, तकरीबन 1 कटोरी जितना यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर लो पोरोसिटी वाले बाल है तो आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर मीडियम या हाई पोरोसिटी है तो आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं और कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो दूसरा ऑयल डाला है ना, वो मस्टर्ड यानी सरसों के तेल के बाद डाला है यहाँ पे नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। आप कोई भी दूसरा ऑयल डाल सकते हैं, डिपेंड कि आपके बाल कैसे हैं और उसकी पोरोसिटी क्या है। अब आपको इसको चूल्हे पे पकाना है, बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको ज्यादा तेज नहीं करना वरना ये तेल जल जाएगा, स्पेशली अगर आपने इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है तो। वरना आपको इसको मीडियम फ्लेम पे भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। जितना इसको हल्के हल्के पकाएंगे उतना ही अपने पोटेंट से इंग्रेडिएंट इसमें इन्फ्यूज करता रहेगा। आपको उसको तब तक पकाना है जब तक इसमें जो कड़ी पत्ते हैं वो कड़क ना हो जाए, बहुत जले नहीं, सिर्फ कड़क होंगे हल्के फुल्के से। इसका मतलब है ये बनकर रेडी हो चुका होगा। अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एग्जैक्ट टाइम बताएं, तो देखिए एग्जैक्ट टाइम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक अंदाजन टाइम बताऊं तो एक ऑयल बनने में कितना टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट इसको चूल्हे पे पका रही हैं और बिल्कुल स्लो आंच है या मीडियम आंच है तो तकरीबन 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी 30 मिनट या 40 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप डबल बॉयलर यानी जिसमें आप कटोरी बीच में रखते हैं और साइड में एक पॉट होता है जिसके अंदर पानी होता है, अगर आप उस मेथड से ऑयल बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटा भी लग सकता है। डिपेंड कि आप कैसे बना रही हैं और आपके चूल्हे की आंच कैसी है। अब इसको मैंने बनाकर ढक के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद इस तरीके से ठंडा हो गया और कलर इसका इस तरीके से चेंज हो गया है। एक दफा मैंने इसको चम्मच घुमा दिया था ताकि सारा जो ऑयल है ना इसमें से रिलीज हो जाए। अब मैं इसको छानूंगी। छानने के लिए आपको हमेशा छन्नी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे किसी भी किस्म का पाउडर जैसे कि करी लीव्स का पाउडर या आंवले का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, किसी भी चीज का पाउडर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको छन्नी के ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखना है और उस कपड़े से छानना है ताकि पाउडर जो है ना वो छन्नी और कपड़े के ऊपर ही रहे और सारा ऑयल ही नीचे आए। मैंने आपको दोनों चीजें करके दिखा दी है यहाँ पे ताकि आपको इसका आइडिया भी हो सके। हेयर ऑयल को हमेशा किसी भी शीशे के कंटेनर में ही आपको स्टोर करना है ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। इसको मैंने इस तरीके से शीशे के कंटेनर में डाल दिया है और अब ये रेडी टू यूज है। तो आपको लगाना होगा पहले अपने बालों में टोनर। टोनर हमेशा आप अपने साफ सुथरे बालों में लगाएंगे। यहाँ पे साफ सुथरे से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने हेयर वॉश 1 या 2 दिन पहले किया है तो भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंडे को अपने बाल धोए थे तो आप ट्यूसडे और वेंसडे को ये टोनर लगा सकते हैं और वेंसडे की रात में फिर आप लगाएंगे हेयर ऑयल। टोनर जब आपके बालों में लगकर अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर अब अपने बालों में ये वाला ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हल्के से बालों में मसाज करेंगे और फिर अपने बालों को हल्के से टाई कर कर आराम से सो जाएंगे। अगले दिन आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। फॉर सपोज आपने बाल वॉश किए पे थर्सडे को, तो फ्राइडे और सैटरडे फिर से आप ये टोनर लगाएंगे और सैटरडे रात में फिर से आप ये ऑयल लगाएंगे। इसी तरीके से आपको हफ्ते में 2 से 3 दफा ये रेमेडीज अप्लाई करनी ही करनी है। काफी लोगों का सवाल आता है कि टोनर पहले अप्लाई करें या हम हेयर ऑयल पहले अप्लाई करें। हमेशा टोनर पहले अप्लाई किया जाता है और फिर ही जब वो सूख जाता है उसके बाद हम हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप अपने बालों में एक ऑयल की लेयर पहले दे देंगे तो जो ऑयल होता है वो आपके बालों में प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और ऑयल पे आप जब पानी छिड़कते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। स्पेशली जिनके लो पोरोसिटी वाले बाल है ना, उनमें तो एब्जॉर्प्शन वैसे ही कम होती है। इसीलिए हमेशा टोनर पहले लगाया जाता है और फिर ही उसके बाद हेयर ऑयल लगाया जाता है।